हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और प्रार्थना करते हैं कि हमेशा अच्छे रहें, पढ़ते रहें। लुक, माय नेम इज रवीश कुमार. आई एम a faculty in UPSC and have been teaching history last near about 15 years. Today I am going to discuss the strategy regarding the history, having history, complete strategy in one video for prelims and mains. देखिए, एक वीडियो में तो कंप्लीट बता पाना अपने आप में इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ पूरी कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में आपको ये समझ में आ जाए कि हिस्ट्री जो है वो यूपीएससी में कितनी रेलिवेंट है, चाहे वो आपका प्री हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू, और कैसे कैसे जो है हिस्ट्री को आप कवर करके आप अपने प्री, मेंस और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री इज कंसीडर्ड एज ओनली आर्ट सब्जेक्ट, बट टुडे हिस्ट्री इज कंसीडर्ड एज इक्वल टू साइंस, और यू कैन से साइंस इटसेल्फ। मीन्स कि जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको स्पेशली सिर्फ उसी सब्जेक्ट की नॉलेज मिलती है। जैसे अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ मैथ की नॉलेज मिलेगी, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ फिजिक्स के बारे में जानेंगे। लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में जो है आप बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को क्या है, जानते समझते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हिस्ट्री को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। सभी विषयों की जननी क्या है, वो हिस्ट्री है। इसलिए तारीफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं सभी सब्जेक्ट्स। देखिए, यूपीएससी का एक सिलेबस है और उसमें यूपीएससी ने जितने भी सब्जेक्ट रखे हैं वो सबके सब अपने आप में रिमार्केबल हैं। व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी एंड टुडे, लगता है कि लाइफ में अगर कोई एक अच्छा काम हुआ तो वो यूपीएससी की प्रिपरेशन थी। सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इट डजंट मैटर। तो यूपीएससी ने जो अपना सिलेबस है वो इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है, इतना ब्यूटीफुली, कि हमारा तो ये मानना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स इन इंडिया यूपीएससी की तैयारी नहीं करता है या नहीं करना चाहता, फिर भी उसे कम से कम अपने 9 से 12 महीने वो एक बार यूपीएससी के कोर्स को दे देने चाहिए, क्योंकि इतना ब्यूटीफुली डिजाइन है। अगेन कह रहे हैं कि अगर आप एक बार यूपीएससी और उसके सिलेबस को समझ गए तो फिर ये समझ लीजिए कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व तो नहीं होंगी, बट उनके सॉल्यूशन का रास्ता वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री को लेकर बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हिस्ट्री क्यों रेलेवेंट है। अगर रेलेवेंस ऑफ हिस्ट्री ठीक एज सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी सीएससी, तो फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस, सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, कल्चर हेरिटेज, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजिक इंसाइट, एथिकल फ्रेमवर्क, ये सब के सब जो है हम कहाँ से सीखते हैं, हिस्ट्री से। आज की जो गवर्नेंस है उस गवर्नेंस की फाउंडेशन कहीं ना कहीं हिस्ट्री में छिपी हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन मानी जाती है, जिसका अगर हम टेन्योर बात करें तो नियर अबाउट 700 to 800 ईयर्स। अब आप सोचिए कि 700 to 800 ईयर्स किसी भी सिविलाइजेशन का अर्बन रहना, हमें वहाँ से स्क्रिप्ट नहीं मिली है, और जो स्क्रिप्ट मिली है वो अपने आप में पिक्टोग्राफिक है, जो अभी तक क्या है, अनडेसिफाइड है। लेकिन खुद सोचिए कि 700 से 800 साल तक किसी भी सिविलाइजेशन का अर्बन रहना, क्या वो विदाउट गवर्नेंस पॉसिबल है? नो, इम्पॉसिबल। ठीक है, इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स अगर हम बात करें तो आज के समय में अगर हम सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझना चाहें या अपने कल्चर हेरिटेज को समझना चाहें, तो फिर हमें इंडियन हिस्ट्री में जाके एनिशिएंट से इंटीग्रेट करते हुए एनिशिएंट इंडिया से इंटीग्रेट करते हुए, एनिशिएंट हिस्ट्री से इंटीग्रेट करते हुए मॉडर्न तक हमें जोड़ना होगा। ठीक है ना। इसके अलावा एथिकल फ्रेमवर्क्स, ये भी सब जो है हम हिस्ट्री में पाते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यूपीएससी की प्रिपरेशन अपने आप में इसलिए भी हार्ड हो जाती है कि हम पॉलिसी बना तो लेते हैं बट उसका इम्प्लीमेंटेशन वो ठीक से नहीं कर पाते। ठीक है, हिस्ट्री सिखाती है आपको कि जितने भी आपके रूलर्स हुए हैं, जितने बड़े बड़े एम्पायर बने हैं, उनके पास एक स्टैटिक पॉलिसी थी, एक बेहतरीन जो है पॉलिसी थी, और उतनी ही बेहतरीन तरीके से क्या उन्होंने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। ठीक है, इसीलिए हिस्ट्री को जानना और समझना बहुत रेलिवेंट है इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी एंड इन द फील्ड ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर। तो देखिए, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका करंट अफेयर्स है। इसके लिए आप न्यूज़पेपर,
न्यूज़पेपर के साथ साथ मैगजीन, और अगर न्यूज़पेपर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई भी एक मंथली मैगजीन जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, ठीक, उसे आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ अगर आप अपना ऐसे, ठीक है, पॉलिसीज़ वगैरह, इसके अलावा आप थोड़ा सा अपना गवर्नेंस और इसके अलावा आपका ऐसे अगर ये भी कवर करना चाहें तो फिर 2 मैगजीन और हैं आपका, एक योजना और एक कुरुक्षेत्र, वो भी कवर करना मैंडेटरी है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स एंड एट्सेट्रा। अगर ये आपके पास एक अच्छा टीचर है और आप एक अच्छे टीचर के गाइडेंस में हैं, ठीक है ना, तो फिर आपका बहुत सारा काम क्या है वो आसान हो जाता है। मान लीजिए आप कोचिंग आते हैं, कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, टीचर आपके पास है, और अगर उसके बावजूद भी आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ जाएं तो फिर कोचिंग और टीचर्स का क्या फ़ायदा। हम जो आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम आपको हमारे नोट्स और प्लस एनसीईआरटी, यही 2 चीज़ें कवर करनी हैं, ठीक है। आपका नियर अबाउट 95% क्वेश्चन वो वहाँ से कवर हो जाएंगे अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो। फिर कह रहे हैं जो क्लास लेक्चर आपको दिए जाएंगे, जो नोट्स आपको लिखवाए जाएंगे और उसके साथ साथ प्लस एनसीईआरटी, अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो 95% क्वेश्चंस आपको वहीं से एग्जाम में कवर हो जाएंगे अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा वेटेज को लेकर। तो देखिए हिस्ट्री का जो वेटेज है प्रीलिम्स में 2013 16, 14 में 20, 15 में 17, 16 में 15, 17 में 14, 18 में 22, 19 में 17, 20 में 20, 21 में 10, 22 में 14, 23 में 14, 24 में 13 एंड 25 में 16। तो अगर एक रेशो निकालें तो हिस्ट्री प्लस कल्चर इन दोनों को मिला दें तो आपका 15 प्लस क्वेश्चन वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे और एक बड़ा सेक्शन आप इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मली कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, किस्से कहानी है, नहीं। देखिए हिस्ट्री कंप्लीट लॉजिक पे है, अगर उस लॉजिक को समझेंगे तो फिर हिस्ट्री समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना कि बड़े बड़े डायलॉग्स हैं ऐसे ही बोल दिए गए, नहीं। हिस्ट्री में कोई भी डायलॉग जो है वो ऐसे ही नहीं बोला गया है, अगर कहा गया है तो उसके पीछे क्या है, एक लॉजिक है। जैसे अगर बात करें बाबर, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, 1530 में जब बाबर की डेथ हुई तो मरने से पहले उसने अपने बेटे हुमायूं को बुलाया और कहा क्या कि जब तक आप इस हिंदुस्तान पर, भारत पे रूल करोगे, आप ये रूल बना देना कि आपके रूलिंग पीरियड में काउ स्लॉटिंग जो है वो हीनियस क्राइम माना जाएगा। और ये हुमायूं ने इम्प्लीमेंट भी किया। ना सिर्फ हुमायूं, आने वाले रूलर्स ने क्या है, काउ स्लॉटिंग को इम्प्लीमेंट किया। ठीक, क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था, हम लोग समझेंगे क्लास में। लेकिन ठीक, अगर बाबर जैसा व्यक्ति जो बाहर से आया है अगर वो ये बात कह रहा है तो इसका मतलब इसके पीछे क्या है, लॉजिक है, ठीक है। डिटेल में अभी नहीं जा सकते, बस समझ लीजिए क्या कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर। और इंडियन एग्रीकल्चर को एनिशिएंट से क्या माना गया है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब अगर बात करें क्वेश्चंस को लेकर तो देखिए यूपीएससी में जो प्री में क्वेश्चन आते हैं, ठीक, उसका कुछ ट्रेंड है, पैटर्न है। जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं आपका जो कंप्लीट किस पे होते हैं, फैक्चुअल बेस, ठीक है। कुछ होते हैं जो आपका कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक, with reference to 18th August 1942 in Indian history, which one of the following statement is correct? Means कि ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कंप्लीट नहीं पढ़ा है, उसकी आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बात करते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो क्रोनोलॉजी बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैचिंग वाले होते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको हमारे लेक्चर से क्या है, मिल जाएंगे। अब बात आती है कि क्या सोर्स है, कहाँ से शुरू करना है। तो फिर आपसे बोलेंगे कि कोई भी स्टूडेंट जो इनिशियल शुरू कर रहा है या फिर जिसका हिस्ट्री ऑप्शन नहीं है और वो 15 प्लस क्वेश्चन अपने अच्छे से कवर करना चाहता है विद कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, तो एनसीईआरटी और प्लस क्लास नोट्स ये आप कर लीजिए। इससे बाहर आपको 95% यहीं से मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए
इसके अलावा बात की जाए हिस्ट्री मेंस, मेंस में जो है हिस्ट्री वो आपका सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ से पूछता है, ठीक है ना। एनिशेंट और मिडेवल यहाँ से आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिकल ये नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू आता है, जैसे कि एजुकेशन पूछेगा, सोशल चेंज पूछेगा और आर्किटेक्चर पूछेगा, ठीक है। तो फिर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए हमें अलग से पढ़ना है क्या, नहीं। जब हिस्ट्री आपको कवर कराई जाएगी तो उस हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल, ठीक, इनके साथ करवाया जाएगा, अलग से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए अगर बात करें आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर जो है ये कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, बट यूपीएससी ने इसे अलग से सब्जेक्ट किस लिए किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर वो हमारी बैकबोन है। अगर कोई भी पेड़ लंबे समय तक खड़ा रहना है और वो लगातार उसको फल देना है तो फिर उसकी जड़ वो मजबूत होनी चाहिए, और हमारे हेरिटेज, हमारा कल्चर, यही किसी भी नेशन की क्या है, वो बैकबोन होते हैं, उसके रूट्स होते हैं। इसीलिए इसको समझाने के लिए, इसकी रेलेवेंसी बताने के लिए यूपीएससी ने क्या है, इसे अलग से एक सब्जेक्ट बना दिया है। अदरवाइज अगर एक अच्छे टीचर के आप गाइडेंस में हैं तो वो एनिशियंट, मिडेवल, मॉडर्न इनको कवर करवाते हुए आपको वहीं पर कल्चर करवा देगा, और आर्ट एंड कल्चर में कुछ एक्स्ट्रा लाकर जो है वो रिवीजन हो जाएगा। जहाँ तक बात करें सोर्स की, तो फिर से वही क्लास नोट्स, ठीक है। और यहाँ पर एक बुक है जो अपने आप में काफ़ी है, नितिन सिंघानिया, क्लास नोट्स प्लस नितिन सिंघानिया, इट्स मोर देन एनफ। मेंस की बात करें मॉडर्न इंडिया, तो बात कर चुके हैं हम, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है आपका 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी में आप मान लीजिए कि दो डेट्स हैं हमारे पास, एक है 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब और दूसरा 1757 बैटल ऑफ प्लासी। तो अलग अलग टीचर्स जो हैं वो अलग अलग डेट को रिगार्ड्स करते हैं स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो उनके अपने अपने लॉजिक हैं, ठीक। हमारे अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मॉडर्न इंडिया की जो शुरुआत मानी जाती है या मानी जानी चाहिए वो 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब। क्यों और कैसे वो हम लेक्चर में समझेंगे, वहाँ पे ठीक डिटेल में क्लियर कर दिया जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वो आपके एग्जाम में 18th सेंचुरी शुरू होता है, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको यहीं से शुरू करना है, ठीक। जो हिस्ट्री जिनका ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा इससे पीछे जाकर आपका रेनेसेंस, पुनर्जागरण से पढ़ते हैं, लेकिन जब हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कराएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ से शुरू ना करके थोड़ा सा बैक जाकर रेनेसेंस से समझाएंगे, क्योंकि जब आप इतना कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड वॉर पढ़ सकते हैं, ठीक है, नेशनल बाउंड्रीज पढ़ सकते हैं, कॉलोनाइजेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है, फिलॉसफीज पढ़ सकते हैं, तो फिर एक छोटा सा टॉपिक रेनेसेंस, उसको समझने में क्या जा रहा है। मान लीजिए यूपीएससी ने सिर्फ क्या बोला है, वर्ल्ड हिस्ट्री, अगर वहाँ से इनको जोड़ते हुए कोई क्वेश्चन बना दे तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर कोई भी टॉपिक जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा, उसको इंटीग्रेट करते हुए क्या है वो डिटेल में समझाया जाएगा। क्लियर, ठीक। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जिनका ट्रेंड है, ठीक है, ईयर टू ईयर वो आपके सामने है, ठीक। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस थीम्स फॉर मेंस एग्जाम, फ्रीडम स्ट्रगल फेज एंड मूवमेंट्स, ठीक। कहाँ से शुरू होता है आपको, रिवोल्ट ऑफ 1857, नेचर, कॉजेज, कंसिक्वेंसेस। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ रिवोल्ट के बारे में हम फैक्चुअल बात नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट उठाएंगे, इसका एक्चुअली में नेचर क्या था, क्या क्या कॉजेज थे। जैसे कि नॉर्मली हम जानते हैं कि ग्रीस कार्ट्रेज को कॉज माना जाता है इस रिवोल्ट के पीछे, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीस कार्ट्रेज जो है वो इंट्रोड्यूस हुए कब, 1856 में, और भारत में कंपनी के द्वारा जो एक्सप्लोटेशन शुरू हुई वो हुई 1757 में। 1757 जब अंग्रेजों ने बंगाल को अपनी कॉलोनी बनाया, तब सही मानों में पहली बार ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसे आगे चलकर दादा भाई नौरोजी ने समझाया है, वो 1757 के बाद बंगाल से ही शुरू हुआ, ठीक है ना। क्लियर। इसके अलावा अगर बात करें मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक, गांधी एरा, तो हम फ्रीडम स्ट्रगल को इन सेक्शन से बांटकर पढ़ते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन एरा, ठीक है। रोल ऑफ की पर्सनैलिटीज एंड आइडियोलॉजी, गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष बोस, अंबेडकर, इन सब की जो आइडियोलॉजी है जो सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और एट प्रेजेंट वो कितनी बेनिफिशियल हैं, ठीक है, उन सबको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा, ठीक। आइडियोलॉजिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स,
इसके अलावा ब्रिटिश पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड डेवलपमेंट्स, मींस कि जो एक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं 1773, 1833, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, ब्रिटिश पॉलिसीज, इन सबको पढ़ाते हुए जो प्रेजेंट सिनेरियो है वहाँ से जोड़कर आपको समझाया जाएगा। 1773 कैसे 1773 के एक्ट को फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। 1773 में जो भी उस समय के गवर्नर जनरल या कंपनी द्वारा किया गया उसका मैक्सिमम सेक्शन और पार्ट डेवलपमेंट वे में, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, डेमोक्रेटिक वे में हम आज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, ठीक है। तो यही इंटीग्रेट करके चीज़ों को जोड़कर समझाया जाएगा। आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर यूपीएससी मेंस जीएस पेपर। देखिए जैसा कि बताया आपको कि आर्ट एंड कल्चर कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है। आर्ट एंड कल्चर आपका एनिशियन से जुड़ा हुआ है, मिडिवल से भी और मॉडर्न से भी। बस यहाँ पर अलग से थोड़ा सा डिटेल में हम आर्किटेक्चर, स्कल्पचर उसे बात करते हैं, लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस उन पर बात करते हैं, रिलीजन एंड फिलॉसफी उन पर बात करते हैं, जबकि ऑलरेडी आप ये एनिशियन, मिडिवल, मॉडर्न में पढ़ते हैं, ठीक। इसके अलावा पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ठीक है, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रिजर्वेशन एफर्ट्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर कह रहे हैं अगर आपके पास एक अच्छा टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर है, एनालिटिकल टीचर है, तो फिर आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको एनिशियन, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है, वहाँ से जोड़ते हुए उनके साथ साथ कल्चर भी कंप्लीट करवा देगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर बात करें स्ट्रेटजी की तो कहाँ से शुरू करना है? सबसे पहले तो आपको पूरा सिलेबस वो पता होना चाहिए, वो आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर होना चाहिए। कहाँ से शुरू करें? सबको पता है, सभी एक बात बोलते हैं, स्टार्ट विद एनसीईआरटी। बट एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी का अध्ययन करना है। मीन्स कि आपको एक एक लाइंस पर रुकना है, एक एक पैराग्राफ पर रुकना है, ठीक है, उसकी स्टडी करनी है और आपको कह लीजिए क्या एक तरह से पोस्टमार्टम वो करना है, सोचना है और वहाँ से कोशिश करनी है क्वेश्चन का फॉर्मेशन, ठीक है। और ये सब आपको जब एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी तो सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फोकस ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। हम सब जानते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस में आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक। आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इसके अलावा कवर वर्ल्ड हिस्ट्री ओनली फॉर मेंस। ये सब आपके सामने की स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल टेस्ट पेपर, इनका एनालिटिकल स्टडी किए बिना पॉसिबल नहीं है। और कैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिटिकल स्टडी करनी है, कैसे आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, कैसे गैस करना है कि यूपीएससी जो है वो किस तरह से क्वेश्चन बनाती है और कैसे पूछ सकती है, ठीक है। देखिए यूपीएससी क्या पूछेगी इस पे तो कोई काम नहीं कर सकता, आपको कोई नहीं बता सकता, बट क्या पूछ सकती है, कैसे पूछ सकती है, ये एनालिटिकल अप्रोच हम कर सकते हैं जो आपके साथ करेंगे। तो नो नीड टू वरी, ठीक। आई होप इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो वो धीरे धीरे सॉल्व कर दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।